आज हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करनी है और उसको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसमें पूछा जा रहा है कि इफ़ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। उसने बता दिया कि अगर ए आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमने उसका मैग्नीट्यूड शो करना है। सो देखें अगर ए ऑर्थोगोनल है सो बाय डेफिनेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो बाय डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स? डेफिनेशन से हम जानते हैं कि मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या होगा? आइडेंटिटी के बराबर होगा। हमने क्या शो करना है? हमने उसके मैग्नीट्यूड को प्लस माइनस 1 शो करना है। सो देखें अगर डिटर्मिनेंट बोथ साइड पे लिया जाए, ठीक है, सो ए डॉट ए का ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। सो डिटर्मिनेंट में ये होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये होता था स्टूडेंट्स कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वही उसका डिटर्मिनेंट भी वही होता है, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज की इक्वल होता है। अगर उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट लिया जाए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो दोनों का आंसर सेम आता है। सो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a whole square is equal to identity. So determinant of a whole square is equal to identity square taking square root on both side। जब हम square root both side पे लेंगे so ये हो जाएगा determinant of a is equal to प्लस माइनस का 1, ठीक है, identity या 1 आ जाएगा। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हमें डेफिनेशन में जानते हैं कि a और a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर होता है। अब देखें डिटर्मिनेंट को हमने बोथ साइड पे अप्लाई किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है बिकॉज ए टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता है स्टूडेंट्स। सो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल का स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1 मींस ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1 जो कि हमने शो करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज गिवन। ठीक है, फर्स्ट रो आपके पास क्या है? R1 में 2 एंट्रीज हैं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो होता है उसमें वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मींस अब इसमें 2 एंट्रीज हैं तो इसका ये मतलब है 2 कॉलम्स हैं तो इसकी रो भी दो ही होंगी, ठीक है। हमने एक ही रो फाइंड करनी, एक रो गिवन है, एक रो खुद से फाइंड आउट करनी है। तो लेट R1 इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर रूट 2/5 का स्क्वायर रूट अ वेक्टर ऑर्थोगोनल टू R1। हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना होता है जो किस पे हो? इसी R1 पे ऑर्थोगोनल हो। हम उस वेक्टर को कहते हैं R2 स्टेरिक, ठीक है। जैसा कि हम वहां पे U2 कहते थे ना, यहाँ पे R2 स्टेरिक कहते हैं। E1 E2 इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर रूट 2/5 का स्क्वायर रूट का डिटर्मिनेंट, ठीक है, या मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट। सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा E1 2/5 का स्क्वायर रूट माइनस का E2 1/5 का स्क्वायर रूट। सो R2 स्टेरिक की वैल्यू क्या आएगी? 2/5 का स्क्वायर रूट माइनस का 1/5 का स्क्वायर रूट। सो R2 किसके बराबर होगा? 2 का स्क्वायर रूट R2 स्टेरिक ओवर R2 स्टेरिक का नॉर्म। R2 सेकेंड रो जो होता है वो R2 स्टेरिक और R2 स्टेरिक का नॉर्म होता है, बट R2 स्टेरिक हमारे पास क्या है? 2/5 का स्क्वायर रूट और माइनस का 1/5 का स्क्वायर रूट। 2/5 का स्क्वायर रूट का जस्ट स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट प्लस 1 प्लस इंटू माइनस 1/5 का स्क्वायर रूट माइनस का 1/5 का स्क्वायर रूट और इसका जज़र। सो ये 2 और 5 का जब हम 2 और 5 स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 4 और 5 हो जाएगा और माइनस का 1/5 के स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाता है 1/5। एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। सो 5/5 किसके बराबर होगा? 1 के, और 1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 1 के। सो R2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 2/5 का स्क्वायर रूट माइनस का 1/5 का स्क्वायर रूट। सो ये हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई। अब दोनों की वैल्यूज R1 और R2 की वैल्यूज
का एक मैट्रिक्स बनाएं और वो मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड एन ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स हुज फर्स्ट रो इज मल्टीपल ऑफ 1 1 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे उसने फर्स्ट रो नहीं बताई, बस ये बताया कि फर्स्ट रो जो है वो मल्टीपल ऑफ 1 1 का है, यानी 3। अब यहाँ से ये बात शो हो रही है कि हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी, 3 रोज होंगी, क्योंकि 3 कॉलम्स हैं तो रोज भी 3 होंगी। हमने 2 रोज खुद से फाइंड आउट करनी है। अब अगर आपके पास बाज़ औक़ात क्वेश्चन में था कि हमारे पास एक वेक्टर गिवन होता था और उसे कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे थे कि हमारे पास एक वेक्टर डिफाइन होता था v1 और उससे हमें u1 में कन्वर्ट करना था। तो u1 हम कैसे लेते थे, v1 और v1 का नॉर्म लेके वो u1 के बराबर होता था। अब यहाँ पे भी यही कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे r1 तो है नहीं, हमें सिर्फ उसके मल्टीपल बताए गए हैं। सो लेट r1 स्टेरिक इज इक्वल टू 1 1 1। अब देखिए r1 कैसे फाइंड करते हैं। सो r1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, r1 स्टेरिक और r1 स्टेरिक का नॉर्म लेके। सो r1 इज इक्वल टू r1 स्टेरिक और r1 स्टेरिक का नॉर्म। सो ये हो जाएगा 1 1 1 और r1 का जो नॉर्म लेंगे वो स्क्वायर रूट 3 के बराबर आएगा। सो ये हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, ये हो गया r1। अब r2 हम कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, r2 को हम r2 स्टेरिक डिफाइन करते थे। r2 स्टेरिक हमें कैसे होता था, लेट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में हमने r2 स्टेरिक यहाँ पे डिफाइन किया कि e1 e2 और साथ में नीचे r1 के जो एलिमेंट्स थे वो लिख दिए। अगर यहाँ पे भी हम यही केस दोहराएं, e1 e2 e3 कर दें और साथ में 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 कर दें, तो आपके पास सारे जो आंसर आता है वो 0 के बराबर आता है। r2 स्टेरिक 0 के बराबर आता है, इसलिए हमें कोई वेक्टर r2 नहीं मिलता। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन डिफरेंट तरीके से करेंगे। लेट r2 स्टेरिक इज इक्वल टू, हम खुद से करते हैं कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, x y z, विच इज ऑर्थोगोनल टू r1, और ये r1 पे क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है। अगर r1 पे ऑर्थोगोनल है तो क्या मतलब है कि r1 और इस r2 स्टेरिक का जब हम इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की या ऑर्थोगोनल सेट की या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की यही डेफिनेशंस है कि जब भी हम उनका इनर प्रोडक्ट लें तो वो आपको 0 दे। ठीक है, सो यहाँ पे वेक्टर्स की बात हो रही है, तो देखिए इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे उसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। सो r1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और r2 स्टेरिक की x y z और इसका इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सो इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा x ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस y ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस z ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हो रहा है x प्लस वाई प्लस z, यानी तीनों का जो सम है वो इक्वल आ रहा है हमारे पास। हम लेट करेंगे कोई भी एंट्री लेके, लेट हम करते हैं कि लेट पुट x इज इक्वल टू 0 या लेट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास दो नई वैल्यूज आएंगी। अगर हम x 0 पुट करेंगे यहाँ पे, देन y प्लस z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y प्लस z इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू माइनस का 1। अब अगर z माइनस का y के बराबर है, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, z इज इक्वल टू माइनस का y, ठीक है, और हम जानते हैं कि y प्लस z इज इक्वल टू 0 है। सो y किसकी इक्वल होगा, y बराबर होगा माइनस का z, y प्लस z इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस का z, बट z इज इक्वल टू माइनस का y, सो ये z भी किसके, y किसके बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू y के बराबर हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, देयरफॉर x y z की जो हमारे पास एंट्रीज आएंगी, x को हमने 0 के बराबर किया था, y के बराबर आ रहा है, और z किसके बराबर आ रहा है, माइनस y के बराबर। अब इन तीनों में से y को लेंगे कॉमन, तो आपके पास 0 1 और -1 नंबर्स आएंगे वेक्टर, ठीक है। तो यही जो वेक्टर्स हैं ना 0 1 और -1, यही वो वेक्टर्स हैं जो R1 पे क्या है, ऑर्थोगोनल है, इनका परपेंडिकुलर्स हैं। तो R2 स्टेरिक हमारे पास जो यहाँ पे एलिमेंट R2 स्टेरिक आएंगे वो 0 1 और -1 आ रहा है। सो R2 को हमने कैसे डिफाइन करना है, R2 स्टेरिक और R2 स्टेरिक का नॉर्म। सो R2 स्टेरिक हमारे पास क्या है, 0 1 माइनस का 1, और अगर 0 1 और -1 का नॉर्म लिया जाए तो आपके पास स्क्वायर रूट 2 आता है। तो आप स्क्वायर रूट 2 फॉर्म में लिखें तो R2 इज इक्वल टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस का 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये तो होगी R2 की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, R3 की वैल्यू को फाइंड करना है। सो R3 की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, R3 की वैल्यू के लिए हम एक वेक्टर डिफाइन करेंगे और उस वेक्टर को कहेंगे कि वो क्या है, R1 और R2 पे क्या है, ऑर्थोगोनल है। लेट
R3 स्टेरिक जो कि इज इक्वल टू है E1, E2 और R3 which is orthogonal to R1 and R2। यानी हमारे पास R3 स्टेरिक एक ऐसा वेक्टर है जो क्या है R1 और R2 पे क्या है ऑर्थोगोनल है। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है। मींस R3 स्टेरिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? R3 स्टेरिक जो होगा वो डिफाइन होगा कुछ ऐसे, जैसे कि पहले हमने एग्जांपल नंबर 13 में किया, तो वहां पे E1, E2, E3। अब R1 की एंट्रीज लिखें। R1 की एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही है? 1/√3, 1/√3, 1/√3। R2 की एंट्रीज क्या आ रही है? 0, 1/√2 माइनस का 1/√2 और इसका मॉड। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? E1 इंटू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, सो ये हो जाएगा यानी 1/√3 माइनस का 1/√2, सो ये हो जाएगा माइनस का 1/6 का स्क्वायर रूट, माइनस का हो जाएगा। अब 1/√3 को जब 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/6 का स्क्वायर रूट। ओके हो गया। प्लस E2। अब E2 यानी सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा माइनस का 1/6 का स्क्वायर रूट प्लस E3। ठीक है, E3। अब इस कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो को डिलीट करना है, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सो ये हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर रूट। सो E1 इज इक्वल टू माइनस का 2/6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस E2 माइनस का 1/6 का स्क्वायर रूट प्लस E3 1/6 का स्क्वायर रूट। सो देखिए स्टूडेंट्स, R3 जो हमारे पास आएगा, R3 स्टेरिक, वो वेक्टर जो होगा वो माइनस का 2/6 का स्क्वायर रूट होगा, माइनस का 1/6 का स्क्वायर रूट एंड 1/6 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास R3 स्टेरिक की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास वो वेक्टर आ गया जो R1 और R2 पे क्या है? ऑर्थोगोनल है। अब इस वेक्टर का हमने R3 यहां से R3 वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, R3 वेक्टर फाइंड करना है, यानी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। सो यानी अगर आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर आ जाता है, हम उसका ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? उस वेक्टर को लिखते हैं और उस वेक्टर के नॉर्म को लिखते हैं, तो हमारे पास जो नया वेक्टर आता है वो क्या होता है? ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर होता है। सो R3 स्टेरिक जो होगा वो R3 स्टेरिक ओवर R3 स्टेरिक का नॉर्म। सो R3 स्टेरिक का नॉर्म यहां से स्टूडेंट्स अगर हम लें तो R3 स्टेरिक का जो नॉर्म आएगा वो किसके बराबर आएगा? ये हो जाएगा माइनस का 2/6 का स्क्वायर रूट माइनस का 1/6 का स्क्वायर रूट एंड 1/6 का स्क्वायर रूट। सो देखिए माइनस का 2/6 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, माइनस का 2/6 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 1/6 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर रूट। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका जब नॉर्म हम लेंगे सो ये 4/6 का स्क्वायर रूट हो जाए 6 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा और प्लस का 1/6 हो जाएगा। दिस मीन्स दैट कि हमारे पास नई वैल्यूज जो आएगी वो माइनस का 2/6 का स्क्वायर रूट माइनस का 1/6 का स्क्वायर रूट 1/6 का स्क्वायर रूट ओवर 6/6। ठीक है, 6/6 इज इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर स्टूडेंट होता है? वो 1 के ही बराबर होता है। यानी हमारे पास R3 नया जो वेक्टर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? वो आ रहा है माइनस का 2/6 का स्क्वायर रूट माइनस का 1/6 का स्क्वायर रूट एंड 1/6 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास R वेक्टर 3 आ रहा है। अब वेक्टर 1 की वैल्यू भी आ गई है, वेक्टर 2 की वैल्यू आ गई है और वेक्टर 3 की वैल्यू, तो उनको एक मैट्रिक्स में लिखते हैं और उस मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जो हमारा होगा वो क्या होगा? ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स होगा। सो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है, और R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो हमारे पास है 0 1/√2 माइनस का 1/√2। इसी तरह माइनस का 2/6 का स्क्वायर रूट
माइनस का 1/6 का स्क्वायर रूट एंड 1/6 का स्क्वायर रूट। ये मैट्रिक्स ए जो है ये हमारा क्या है, ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या था यहाँ पे देखें, हमारे पास जस्ट एक फाइंड हमें एक मल्टीपल दिया गया था, हमें रो मालूम नहीं थी बट रो का मल्टीपल मालूम था। अगर रो का मल्टीपल मालूम था तो उस मल्टीपल को हमने लेट्स सपोज किया कि वो हमारे पास एक वेक्टर है और उसी वेक्टर से हमने एक रो बनानी थी। सो उस वेक्टर से रो बनाने का फिर ये होता है कि उस वेक्टर का स्टेरिक यानी वो वेक्टर जो होता है, वेक्टर और उसका नॉर्म लेके हम R1 फाइंड करते हैं। अब R1 फाइंड हो जाता है, R2 कैसे फाइंड करते हैं? R2 हम वैसे भी कर सकते हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया, लेकिन वहां पे फिर R2 सारी जीरो आ जाती है और अगर कोई भी रोज मैट्रिक्स में जीरो आ जाए या डिटर्मिनेंट में जीरो रो आता है तो उसका जो एब्सोल्यूट होता है वो फिर जीरो ही बन जाता है। सो R2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है फिर यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स की या रोज की बात, क्योंकि हम पहला जो हमारे पास था वो वेक्टर ही गिवन था, रो गिवन नहीं थी। तो उसके लिए फिर हम नया एक वेक्टर डिफाइन करते हैं और उस वेक्टर को हम चेक करते हैं R1 पे कि वो उस पे क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। सो ऑर्थोगोनल की ये प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के लिए फिर हम उससे यहाँ पे वो एंट्रीज फाइंड करते हैं जो R2 स्टेरिक की एंट्रीज होंगी। R2 स्टेरिक की जैसे भी एंट्रीज आएंगी, सो R2 स्टेरिक हमारे पास एक वेक्टर आ जाता है, उस वेक्टर से हमने एक रो बनाना होता है। सो हम क्या करते हैं, रो बनाने के लिए उस वेक्टर से उस वेक्टर और उस वेक्टर का जब नॉर्म लेते हैं ओवर उसका नॉर्म, वो हमारे पास एक नए रो की एंट्रीज देगा। ठीक है, अब R3 में भी ऐसे ही करते हैं, एक नया वेक्टर उसके लिए डिफाइन करते हैं और उस वेक्टर को हमने शो करना होता है कि वो प्रीवियस दो जो रोज हैं उस पे परपेंडिकुलर है। प्रीवियस दो रोज पे जब वो वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाता है फिर उस वेक्टर को हमने ऑर्थोनॉर्मल शो करना होता है और ऑर्थोनॉर्मल शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, यानी वो वेक्टर लिखते हैं और उस वेक्टर का नॉर्म लेते हैं। जब वेक्टर उसका नॉर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाता है जो इन तीनों पे क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल होगा। अब तीनों वेक्टर्स या तीनों रो हमें आ जाती हैं तो उन तीनों रोज और तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमें एक मैट्रिक्स देता है और वही मैट्रिक्स जो होता है वो ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स होता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद एक दो क्वेश्चंस के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो जो कि बेसिक चीज़ें थी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है। यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर हमें मालूम हो जाता है तो हम उससे ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यानी उस मैट्रिक्स का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं और मैग्नीट्यूड पे सारे को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आता है और वही मैट्रिक्स जो होता है वो ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स होता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।